हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं साझेदारी फर्म के समापन या फिर विघटन के चैप्टर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपके सामने प्रस्तुत है कि ऊपर दी गई तिथि को फर्म का विघटन हो गया, यानी कि फर्म का विघटन हो जाता है 31 मार्च 2017 को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 31 मार्च, ठीक है, 2017 को इसका विघटन हो जाता है फर्म का। मार्च 17 को विघटन हो जाता है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि 3:2:1 है। शुरुआत करते हैं। तो देखो, जब भी आपको साझेदारी फर्म के विघटन का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको अतिरिक्त सूचनाओं की तरफ भी ध्यान देना है कि रीटा को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए हमने नियुक्त किया और उसको हम परिसंपत्ति को वसूली के लिए 5% कमीशन देते हैं, जो कि रोकड़ के अतिरिक्त होगा, यानी कि जो कैश में पेमेंट है इसको मिलने वाला उसके अलावा और एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, ये है ना। कौन कौन से और क्या कह दिया इन्होंने कि वह सारे वसूली के वे खुद करेगी, यानी कि जो भी वसूली करते समय एक्सपेंसेस होंगे वो सारे यही वहन करेगी रीटा। अब क्या क्या वसूल करके लाया लाई है कि 30,000 तो स्टॉक से वसूल किए इसने, देनदारों से 26,000 की और संयंत्र से 42,000 की है। विनियोग से पुस्तक मूल्य के 5% 85% की वसूली हो पाई, यानी कि 15% यहाँ पर क्या हुआ, कम वसूली हुई। वसूली के व्यय की राशि कितनी है, 4,100 रुपए। फर्म ने बकाया वेतन 7,200 का भुगतान किया, जिसका प्रावधान पहले से नहीं था। मतलब एक किसी बंदे का बकाया वेतन चला आ रहा था 7,200 रुपए, जो कि पेमेंट हमें करना पड़ा। पहले से हमने इसके लिए कोई प्रोविजन, कोई चीज हमने सोच के नहीं रखी थी। अब हमें करना क्या क्या है इसके लिए कि हमें बनाना है इसका वसूली खाता, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैश दे रखा है तो कैश में ही सारे पेमेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ डालते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि पुरानी संपत्ति और पुराने दायित्व क्या क्या थे हमारे पास। अगर मैं दायित्व की बात करूं तो एक तो ये था और एक ये था। कभी भी कैपिटल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते हैं, ना ही हम किसी रिजर्व को डालते हैं। रिजर्व क्योंकि पुराना प्रॉफिट है ये, तो ये तो बांट दिया जाएगा इनके बीच, क्योंकि इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हमें दायित्व दिखते हैं पुराने दो, लेनदार और देय पत्र, दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं इनकी। ये पार्टिकुलर हो गया। अरे हो जा, ये है पार्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का। ये फिर से पार्टिकुलर का, क्योंकि एक साइड डेबिट होती है दूसरी साइड हमारी क्रेडिट होती है। अरे लिख जा। ठीक है, ये पार्टिकुलर है, आप समझ जाना, ऐसे ही लिखा नहीं आ रहा वहां पे। अब हमने अभी दायित्व की ओर नजर डाली थी, जहां पर लेनदार थे, देय पत्र थे। इनको हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं सबसे पहले, बाई क्रेडिटर्स, और एक और थे बाई बिल्स पेबल्स। ठीक है, अमाउंट भी लिख देते हैं इनका, 65,000 और 26,000।
65,000 और 26,000। अब तो इधर कुछ है नहीं, अब संपत्तियों की तरफ आओ। देखो कभी भी रोकड़ को हम, पुरानी जो रोकड़ होती है हमारे पास, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। तो जाएगा क्या-क्या? जो चीज़ बिकेगी वो जा सक जाएगी यहाँ पर। जैसे कि देनदार, स्टॉक, विनियोग और संयंत्र हैं, ठीक है? यहाँ पर डेबिट साइड में लिख लेंगे इनको। यानी कि एक तो थे डेब्टर्स हमारे पास, एक था स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट भी था, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ एक चीज़ और थी यहाँ पर, जो कि प्लांट था, है ना? और सेम अमाउंट से हम पुट कर देते यहाँ पर कि 52, 300, 36,000, 69,000 और 91,200, ठीक है? यानी कि 52,300, 52,300 के बाद है 36,000, 69,000, 69,000 और एक और था 91,200, ठीक है? इतना काम करने के बाद अब आपका काम होता है कि अब किसको पेमेंट देना है और किससे पेमेंट हमें लेना है ना? तो उसके लिए हमें जो एडवांस इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना? वहाँ पे पता चलेगा कि रीटा को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए हमने नियुक्त किया और वो 5% कमीशन ले लेगी। तो हमारे पास से जो पैसा जाएगा फर्म से, वो तो आएगा इधर साइड में, यानी डेबिट साइड में, और जो फर्म में आएगा वो आएगा क्रेडिट साइड में, है ना? जो फर्म में आने वाला पैसा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्टॉक आया, एक स्टॉक का पेमेंट आया, एक तो हमारे पास एक 26,000 ये आया और 42,000 यहाँ से आया, और विनियोग से हमें 85% की वसूली हुई, यानी 15% कम की हुई। तो जो पैसा आया वो यहाँ पे आएगा, यानी कि लिख देंगे बाई कैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे जिस चीज़ से वसूली हुई। जैसे कि एक तो डेब्टर्स से आया पैसा, है ना? डेब्टर्स के साथ-साथ और क्या बिका था? यानी कि स्टॉक और प्लांट, यानी कि एक स्टॉक बिका और एक बिका हमारा प्लांट। प्लांट के साथ हमने एक चीज़ और बेची थी, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर, कि 85% कम पे हमने विनियोग बेच दिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब इनके अमाउंट लिख दो, कितना-कितना वसूल हुआ? 30, 26 और 42, यानी कि 30,000 तो यहाँ से मिला हमें, 26,000 यहाँ से मिला और 42,000 यहाँ मिला, और 15% कम यहाँ से मिला, यानी कि विनियोग कितने के थे? विनियोग थे 69,000 के। 69,000 का 15% कम मिला, यानी कितना मिला हमें? 85% मिला। तो या तो आप इसका 85% निकाल लो डायरेक्ट, या फिर आप इसका 15% निकाल के 69,000 में से माइनस कर दो। 15% कैसे निकालेंगे? देखो, 6,900 हो गया 10%, और 5% और निकालो, यानी कि इसका आधा 3,450, ये हो गया 5%। इन दोनों को प्लस कर लो, है ना? तो ये 15% बन जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा ये आपका 509310, यानी 10,350 कम मिले आपको। तो 69,000 में से जब हम 10,350 माइनस करेंगे, है ना? तो ये आएगा 58,650, 58,650, ठीक है? इसको यहाँ लिख देंगे हम 58,650, और सारा पैसा जो वसूल हुआ है इनसे वो लिख देंगे बाहर, 1,57,400 रुपए, ठीक है? आप इसको जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक सूचना यहाँ पढ़ी थी कि रीटा को संपत्तियों की वसूली के लिए हमने नियुक्त किया था, जो कि 5% कमीशन लेगी। तो सारी संपत्ति की वसूली इसी ने की। तो वसूली कितनी करके लाई है? 1,57,400 की, है ना? इसी पे तो 5% दिया जाएगा इसको, है ना? इसी पे 5% दिया जाएगा इसको। यहाँ अगर हम निकालते हैं इसका 5%, तो ये आता है आपका 7,870। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये किसको मिला? ये मिला पेमेंट रीटा को, है ना? ये रीटा को मिला। तो यहाँ पे जिस भी साझेदार ने कोई चीज़ का पेमेंट किया, या फिर कोई साझेदार कोई संपत्ति लेकर गया, तो उसको उसके कैपिटल नाम से लिखते हैं, है ना? जो कि 7,870 होता है, ठीक है? एक चीज़ और थी यहाँ पर कि वसूली व्यय की राशि कितनी है? 4,100 रुपए। वो भी यहाँ पे लिख देते हैं टू कैश, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, है ना? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो कितने हुए थे? 7,200 के,
ठीक है? वो यहाँ पर हमें वो सॉरी 4100 रुपए है ना? 7200 नहीं 4100 4100 रुपए। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और मिली थी हमें ना रोकड़ के अतिरिक्त मिलेगा और वह सारे वसूली व्यय वहन करेगी। तो वसूली व्यय इसी ने पेमेंट किया होगा वसूली व्यय का, है ना? रीटा ने ही। तो हम वसूली व्यय को यहाँ पर फर्म के नाम से नहीं डालेंगे, है ना? क्योंकि वसूली व्यय का खर्चा तो उसी ने वहन किया है। तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। क्योंकि वसूली के व्यय कौन दे रही है? रीटा दे रही है, तो यहाँ पर वसूली के व्यय आएँगे ही नहीं, है ना? 4 या 100 रुपए नहीं आएँगे। ठीक है? यही नई चीज़ थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पर करवाना चाह रहा था। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर देखें आगे, तो और कोई सूचना हमारे पास नहीं है। और हमने बकाया वेतन 7,200 का भुगतान किया। ये भी लिख देते आप यहाँ पर। फिर टू यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देते हैं हम यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है? 7,200 रुपए। ये हो गया। इसके बाद और अतिरिक्त सूचना हम देखें यहाँ पर, तो और तो कुछ है नहीं हमारे पास। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि देखो, जो यहाँ पर हमने लायबिलिटी डाली है, क्रेडिटर डाले 65,000 रुपए के और बिल्स पेबल डाला 26,000 का। ये हम पे दायित्व भी तो था, यानी कि ये पेमेंट हमें देना ही तो था किसी का। ये पेमेंट देना था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई सूचना हमारे पास है नहीं है कि ये पेमेंट हमें देना या नहीं दिया, है ना? या कितने रुपए कम दिए या कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हमने। तो इसका तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख यहाँ पर लिख देंगे आप, एक तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे आप। क्रेडिटर के साथ-साथ एक करेंगे आप बिल्स पेबल का यानी बीपी। कितना? जब कुछ नहीं बोला है तो फुल पेमेंट करना पड़ेगा आपको 65,000 इसका और 26,000 इसका, ठीक है? 65 और 26 को जब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा 80 81,000, ठीक है? इसका फुल पेमेंट करना पड़ेगा आपको जब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला और आपके ऊपर अगर किसी का दायित्व चला आ रहा है तो, ठीक है? उसके बाद अब हमें टोटल करना होगा इसका। जब हम टोटल करते हैं इसका तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा या डेबिट साइड का ये देखना होता है हमें, है ना? तो एक बार इसको जो है हम प्लस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि डेबिट का ज़्यादा या फिर क्रेडिट का ज़्यादा है, ठीक है? यानी 52,300 और 36,000, 69,000, 91,200, 7,770, 7,200 और 81,000 का एक ये था। यानी इधर का आ रहा है 3,44,570, है ना? और इधर अगर हम जोड़ के देखते हैं तो इधर कितना आता है, इधर का और देख लेते हैं। नहीं 65,000 तो एक था हमारे पास, 26,000 एक था और 1,57,400 एक था, यानी 284 इधर का आ रहा है 284,400 किधर का ज्यादा है, डेबिट साइड का। तो जो टोटल ज्यादा होता है उसी को लिखते हैं हम, है ना? 44,570, 3,44,570। इसमें से ये कम वाला अमाउंट घटा देंगे, यानी कि ये तीनों अमाउंट हम घटा देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा हमें कि कितने के नुकसान में चल रहे हैं। तो 3,44,570 में से घटाते हैं हम तो 96,170 आएगा, है ना? जब इधर कमी आती है तो इधर बोलते हैं लॉस ट्रांसफर। जब डेबिट साइड में कमी आती है तो प्रॉफिट आता है हमारा, क्यों? क्योंकि डेबिट हमारा क्रेडिट ज्यादा होता है वहां पर। रीटा और गीता और आशीष 3 लोग थे यहाँ पर। रीटा, गीता और आशीष, ठीक है? तीनों को हम ये रुपए बाँट देंगे 96,170 जो आ रहा है और उसके लिए रेशियो आपको जो है बुक में दे रखा था 3-2-1 का। तो 3-2-1 में जब हम बाँटते हैं तो यानी कि अब पहली बात करें रीटा की, तो रीटा को कितना मिलेगा 96,170 मल्टीप्लाई
रेशियो कितना था, 3:2:1। तो रीटा का पहला हुआ 3 और डिवाइड कर देंगे 6 से। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करते 96,170 को मल्टीप्लाई 3/6, तो ये आता है 48,009 रुपए। ठीक है, 48,009 रुपए आते हैं इसके निकल के। जब हम दूसरा करते हैं ऐसे ही, तो ये आएगा अपना, रीटा के बाद कौन है, गीता। गीता का आएगा 96,170 मल्टीप्लाई 2/6। 96,170 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो इसका आएगा 32,057 रुपए। 32,057 आएगा। जब 48,009 रुपए हमने इसको दे दिए, 32,057 इसको दे दिए, है ना? तो 96,170 में से ये दोनों अमाउंट घटा देना आप, तो यहाँ निकल आएगा इसका लास्ट वाले का, यानी कि 16,104 रुपए हमने इसको दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसका बनाना है अब हमें कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 लोग हैं तो 3 लोगों के हिसाब से यहाँ पर हम लाइन कर लेंगे। ज्यादा सीधी हो गई है ना। ये होता पहला कॉलम डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर का, तीसरा होता है ये अपना जेएफ का, फिर रीटा का, गीता का और आशीष का। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं हम, डेट, पार्टिकुलर लिख लेना आप, है ना, जेएफ, रीटा, गीता और आशीष। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। इनका पुराना बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले, बाई बैलेंस बीडी, और हमें डेट दे रखी थी 2021, और यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, अब पुरानी बैलेंस शीट की ओर नजर डालते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि 80, 50 और 30 तीनों का बैलेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं। 80, 50 और 30,000। अब क्या लिखें, तो अब लिखना है हमें, ये रिजर्व छोड़ दिया था ना हमने 20,000 का, ये और लिख दो इसको बांट के तीनों को इसी डेट में, बाई रिजर्व के नाम से। 20,000 का था ना, और 3-2-1 के अनुपात अब बांटना है, तो 20,000 को जब हम भाग करते हैं 6 से, तो ये आता है अपना 33-33। इसको हम एक बार तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 9,999 आ रहा है, यानी कि इसको दे देते हैं 10,000 रुपए। ठीक है, और 20,000 गुणा 2/6 करेंगे, तो इसको दे देते 6667 आ रहा है इसका। और जब हम इन दोनों अमाउंटों को, यानी कि 16,667 रुपए घटा देते हैं 20,000 में से, तो ये आता है 3,333 रुपए, जो कि इसको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखा दिया था कि 20,000 गुणा रीटा का कितना, 3 रेशियो 3/6 कर देंगे, है ना। वैसे ही 20,000 गुणा गीता का कितना, 2/6 कर देंगे, और आशीष का कितना, 20,000 गुणा 1/6 कर देंगे। तो तीनों अमाउंट आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमने रियलाइजेशन में कुछ लॉस किया था, है ना, ये लॉस आया, ये तीनों अमाउंट हम डाल देंगे, 48,009। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, लॉस है ना, तो लॉस यहाँ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, 48,009 और 32,057 और 16,104, 16,104 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखो यहाँ डाला था हमने रीटा कैपिटल के नाम से 7,870, डेबिट में डाला है, क्रेडिट में ले जाना हमें, बाई रियलाइजेशन के नाम से। इसलिए रीटा के नाम, रीटा था ना, 7,870 रुपये।
ठीक है, और ब्रैकेट में आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि कमीशन था इसका ये, क्योंकि ये मिला था कमीशन, भाई इसको कमीशन मिला है तो इसके तो कैपिटल में जोड़ेंगे ना हम इसको तो, है ना। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो लॉस भी लिख दिया हमने, पुराना बैलेंस लिख दिया, रिजर्व लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब आपका क्या काम रहेगा, यहाँ टोटल करना। टोटल करेंगे इसका, इधर का ज्यादा है और बैलेंस निकाल देंगे। इधर ही कहीं ज्यादा आ रहा है ना, अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है 97,870, और इधर भी यही लिखा जाएगा 97,870। इसमें से हम 48,009 घटा देते हैं। 97,870 में से जब हम घटाते 48,009, तो ये आता है 49,861। 49,861 रुपए इनको पेमेंट किया जाएगा इस समय, क्योंकि फर्म समाप्त हो रही है, तो ये बैलेंस जो आएंगे ना, ये कैश अकाउंट के नाम से आएंगे। ठीक है, इधर का टोटल करते हैं हम, तो ये आता है अपना 56,667। 56,667, और यही ज्यादा है क्योंकि यहाँ तो 32,000 है, तो ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखते हैं। इसमें से 56,667 में से जब हम घटाते हैं कितना, 32,057, तो ये आता है अपना 24,610। ठीक है, उसके बाद अब इधर आशीष का करते हैं, तो ये आता है 33,333। इसमें से हम ये 16,000 घटाएंगे 33,333 में से। ठीक है, 16,104 घटाएंगे तो ये आएगा 17,229। ठीक है, 17,229, ये तो बना दिया मैंने आपको कैश अकाउंट का बैलेंस, कितना कितना फॉरवर्ड होके जाना है। अब इसके बाद बनना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बना के आप और कमेंट बॉक्स में इसका जो वो आंसर लिखना, जितना आपको आता हो बनाना। उसके बाद जब हम अगली क्लास लेके आएंगे तो सबसे पहले कैश अकाउंट इसी का हम जो वो बनाएंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है करेंगे। ठीक है।